आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसके पीछे लाखों का हुजूम हो, आज कोरोना महामारी के चलते निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आयोग का भी शिष्टाचार पालन करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल को भी पालन करने का निर्देश दिया है। इसीलिए आज केवल प्रमुख लोगों को बुलाया गया, लेकिन आपका विक्रमादित्य मार्ग पूरा, कालिदास मार्ग पूरा, कालिदास विक्रमादित्य को जोड़ने वाला मार्ग पूरा, ला माउंटेनियर का पूरा मैदान इन कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, पटा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे भाई डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा, अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता, तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूल्हे आज ही हिला दी गई होती। लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई, हराम है, चैन नहीं आ रहा है। टिकट बांटने का भी क्रम बंद कर दिया, कहीं ऐसा न हो जिसको टिकट दे वो भी पार्टी छोड़ चला जाए। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये जो ऐतिहासिक दिन है, ये परिवर्तन लाने का शुभारंभ का दिन है। ये दलितों के सम्मान का दिवस है, ये पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान का दिन है, ये गरीबों, मजलूमों, व्यापारियों के सम्मान का दिन है। गुप्ता जी उनके साथ और उसके बगल नारियों का नेतृत्व करती है, अपनी सदी का नेतृत्व करती है महिलाओं की टोली हमारी में, उसके सम्मुख मुख्य अतिथि का वाहन और वहीं पर मौजूद है तृतीय परेड कमांडर श्री यादवेंद्र सोनकर। लगातार तालियों की गूंज भी वहां तक पहुंचनी चाहिए जवानों तक, ये पल हम सबके लिए। हंसफायर का दूसरा चक्कर अनुभव किया, उस अनुभव को साझा करूंगा।
इस दौरान उम्मीदवार घर घर जा रहे हैं, आपसे अनेक वादे कर रहे हैं। इस दौरान वो घर पे भी आए, ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं, जाति, संप्रदाय, धर्म और आस्था को जोड़कर हमारे वोटों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम उनसे किसी चीज की मांग करते हैं तो वो हमें पैसे पे खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे एक मूल्य का जो एक वोट है उसका मूल्य को वो एक पैसे से तोलने का प्रयास करते हैं। जब हम गांव डोर टू डोर घर जाने का प्रयास किए, उसमें उन्होंने बताया, उस चीजों को हमने टटोला, उसमें यही निकला कि घर से जो भी लोग जुड़े हुए हैं गांव से, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से, वहां से केवल उनको यही बताया जाता है कि केवल पैसे से ही वोट खरीदा जा सकता है। हम एक वोट की बात नहीं करते, हमारा एक अधिकार वोट का तो है ही, वो संविधान ने समता के मद्देनजर दे दिया है, पर हम एक वोट के अलावा अपने आसपास कितने वोट दिला सकते हैं ये भी मायने रख सकता है। हमारे सोशल साइट पे ऐसे अनेक फोटो यहाँ प्रयागराज की न्यूज से डाले गए, इसमें मैं बूढ़े वर्गों के लोगों को उठाकर मतदान केंद्रों पे ले जाता हूँ। साइकिल की व्यवस्था नहीं रहती। अभी करीब इसके पहले वाले चुनाव में रिंग साइकिल आई थी, पर कई सारे चुनाव में व्यवस्था नहीं रह सकती। हमारे अपने मतदान के अधिकार के साथ साथ हमें औरों के मतदान का भी प्रयोग करना है, उनको ले जाना है पोलिंग बूथ तक, उनको मतदान के बारे में बताना है। वो आएंगे, हमको जात धर्म संप्रदाय से जोड़ेंगे, अनेक वादे करेंगे। और यही नहीं, अभी इस समय आचार संहिता है, इसलिए किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग भी अपने क्षेत्रों में देखे होंगे, आए थे, अनेक वादे करके चले गए, पता चला आज उन्हें साइन करने नहीं आ रहा है और वो विधायक बन के बैठे हैं। 4 उनके सहयोगी बैठे हैं, विधायक जी का क्या काम करना है सहयोगी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है, सहयोगी फलाने के मित्र हैं, पहले उनकी समस्या सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको ध्यान रखना होगा। और हमारे क्षेत्र में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं, आज हमने देखा बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो महिलाओं पर भी कितना फोकस रहता है प्रत्याशी का, ये भी तय करना होता है। प्रत्याशी कितना पढ़ा लिखा है, कितना योग्य है, ये तय करना होता है। और ये तय कौन करेगा, आप युवा करेंगे। अरे आकाश में बादल गरजे तो बारिश होती है, और आज छात्र गरजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में तारीफ होती है। आपकी ताकत है, ये हमारी नारी शक्ति की ताकत है। हमें अपने मूल्यों को पहचाना, हमें बिकना नहीं होगा। साजात संप्रदाय पर आएंगे, बताएंगे हम इस समुदाय से हैं, इस वर्ग से हैं, हमको वोट दीजिए, आपको अनेक वादे करेंगे। गोनियाल जी, आज आपने जो अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, किन उसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी? आज मैंने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से और अपने माता पिता और मसूरी विधानसभा की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से मैंने आज अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। और दूसरा, जब मैं क्षेत्र में जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, रोजगार और जो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो आज तक सरकार के द्वारा और जो जितने भी रोजगार आए उनसे लाभ से वंचित हो गई हैं, तो उनको स्वरोजगार से जोड़ूंगा। और पारित में हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें सबसे पहले मेरा प्राथमिकता रहेगी। आपके सामने 2 बारी के विधायक हैं, वही चुनाव मैदान में है, कांग्रेस से निर्दलीय प्रत्याशी गोरावी धावली भी चुनाव मैदान में है। किस तरीके से देखते हैं आप उन्हें कि किस तरीके की लड़ाई होगी आपकी इनके साथ? जनता ने इन्हें नकार चुके हैं, कांग्रेस बीजेपी वालों को, क्योंकि जो जहां कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई और कोई भी क्षेत्र के विकास के लिए कभी इन्होंने कोई मुद्दा नहीं लिया, स्वरोजगार के लिए कोई मुद्दा नहीं लिया। मैं 3.5 साल से जमीनी स्तर में काम कर रहा हूं और महिलाओं को स्वरोजगार से भी मैंने जोड़ा। और जितना मैंने बिना पद में रहकर काम किया, अगर कांग्रेस या बीजेपी में से कोई भी अगर कोई नेता बोल दे कि हमने बिना पद में काम करा है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये चाइल्ड लेबर से पीड़ित था और भी इसको गलत लोगों की ये सरपरस्ती में था जो इसको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहते थे। इसके संबंध में इसके पिता ने शिकायत मिली थी, देहात थाने में मामला दर्ज किया गया। बहुत मेहनत करने के बाद इस बच्चे को हम लोग रेस्क्यू कर पाए। कई दिन तक मनीष और उसकी टीम ने चाइल्ड लाइन में बहुत मेहनत करी और इसकी काउंसलिंग करी। अंततः फिर इसका माननीय न्यायालय में बयान हुआ और अब हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चा पूरी तरह से रिहैबिलिटेट हो,
पढ़ाई करे। इसका एक 8 साल का छोटा भाई भी है जिसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग उसको भी रिहेबिलिटेट करें। अभी इसको बालग्राम भोपाल में भेजा जा रहा है, वहाँ पर इसके रहने खाने पढ़ाई का प्रबंध शासन द्वारा किया जाएगा। साथ ही ये बच्चा चाइल्ड लाइन के माध्यम से आज मैंने आया भी था मिलने के लिए, तो हम लोगों ने फैसला लिया है पुलिस परिवार की तरफ से कि इसकी जो भी किताबों का खर्चा होगा, जो भी ये पढ़ना चाहेगा, वो हम लोग स्वयं उठाएंगे। बच्चे को ड्राइंग का बहुत शौक है, उसने अभी एक ड्राइंग भी हम लोग को बताई जो हम लोग ऑफिस के बाहर लगवा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। साथ ही इसके भाई को भी हम लोग जल्दी रेस्क्यू करके वहाँ पर रिहेबिलिटेट करने का प्रयास करेंगे। कौन सा वाला बनाना है? मोबाइल है ये वाला बनाना है? पेंसिल दो कमल का बोल बना एक बार देख के बनाए ना, बार बैठ के बताओ। तो बिना देखे बना दी, मोबाइल तो बंद ही है। और ये जो सामान खरीदना उसको जो पैसे सामान दिला तो पढ़ाई का सामान खरीदना या खाना और कुछ गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। और ये मैं तुमको अपना कार्ड भी दे रहा हूँ, ये मतलब मुझे बोला है वो मैं दे दूँगा। तो मनीष का नंबर है तुम्हारे पास? मनीष का नंबर ले लेना, ठीक है। और जब भी तुम्हें किताबों के लिए पैसे चाहिए तो तुम ये पैसे निकाल लेना, इसमें तेरे को अभी सामान दे दूँगा। तुम मनीष को बता दोगे तो मनीष तुमको जो किताबों का सामान चाहिए होगा वैसे पैसे नीचे बताएगा, ठीक है। सुल्तानपुर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी आज से करेंगे नामांकन दाखिल। सुल्तानपुर 1 फरवरी प्रत्याशी आज से दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। कलेक्ट्रेट में किया गया सुरक्षा का बंदोबस्त। 5 राजस्व अदालतों में की गई व्यवस्था। कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा सभी को पालन। 5वें चरण में कराए जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सुल्तानपुर में आज से शुरू होगा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल। कड़ी सुरक्षा के घेरे में कलेक्ट्रेट में शुरू नामांकन। उच्च अधिकारियों के निर्देश प्रक्रिया को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर व बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। परिसर के साथ ही मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस व अधिकारी किए गए तैनात। ग्राम देवता न्यूज संपादक दिनेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी। मैं भारतीय जनता पार्टी में 22-23 सालों से हूँ। बिहार में प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा, और पूर्व में उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी रहा। अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं यहाँ का प्रभारी बनकर मोर्चे में आया हूँ। मैं गुज़श्ता जो है अक्टूबर से मुसलसल हर माह दौरा कर रहा हूँ। मुझे ये अनुभव है और मुझे ये विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप को देखकर, नरेंद्र मोदी जी के क़यादत और लीडरशिप को देखकर, धामी जी की लोकप्रियता को देखकर मुसलमानों में
धीरे धीरे बहुत जोश बढ़ता चला जा रहा है और जो पूर्व में वोट इन्हें मिला है उससे कहीं ज़्यादा वोट मिलेगा। और आपके यहाँ भी जो हमारे जोशी जी हैं इनका भी काम को देख रहे हैं और अल्लाह ने चाहा ये भी कामयाब होंगे और सरकार भी अपनी बनेगी। सर को अब ये विश्वास हो गया है, मुझे 70 सालों से एक पार्टी ने, कांग्रेस ने मुझे धोखे में डाला, हमारा शोषण किया, हमें उनसे डराया, लेकिन इस 6-7 साल में देख लिया उसने कि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, कोई राइट नहीं हुई है, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बल्कि सारी योजनाओं में मुझे बराबर का भागीदारी बनाया। और यही नहीं बल्कि अक़लियत के लिए अलग से भी योजनाएं की गई है जो कभी इनके लिए नहीं हुई थी। सर उत्तर प्रदेश में मेरी जिम्मेदारी तो अभी नहीं है, अगर पार्टी चाहेगी जिम्मेदारी देगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अंतिम में लोग समझेंगे विकास के नाम पे वोट डालना है, मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, मुसलमानों का वोट हमें भी मिलेगा और बकिया वोट मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी। उत्तराखंड में कहाँ का दौरा है आपका, किसी क्षेत्रों में? मैं तो उत्तराखंड में मैक्सिमम जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में दौरा कर चुका हूँ और अभी ये जो है 3-4-5 विधानसभा में किया हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ और कंस्टिट्यूंसी में। अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का। आज मंसूरी विधानसभा में हमने यहाँ जनसंपर्क का कार्यक्रम किया है और मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ कार्यक्रम हमारा विलम्ब भी हुआ है और कुछ कार्यक्रम हो सकता है कि ये मानसून की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र के प्रति समर्पित वाली पार्टी है। आज देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में भारत के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग जो राष्ट्र के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हैं, जो राष्ट्र के प्रति साथ चलते हैं, वो आज अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज मंसूरी विधानसभा में हमने देखा है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की योजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, 2014 के बाद देश के अंदर सबसे ज़्यादा IAS और PCS बनाने का काम अल्पसंख्यक समाज को किया है नरेंद्र मोदी जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज का विकास हुआ है। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, अटल आयुष्मान योजना, सैकड़ों योजनाएं जनधन से लेकर के मुस्लिम समाज को दी हैं। एक तरफ वो कांग्रेस है जिसने 10 साल तक राज किया देश के अंदर, मुस्लिम समाज को छलने का काम किया। एक तरफ प्रदेश की वो सरकार थी, हरीश रावत सरकार, जो प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं के और शराब के घोटालों में चलती थी। एक तरफ वो हरीश रावत जो आज बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है और अब की बार का जो 60 पार का नारा है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, ये विजन हमारा फतेह होगा। अल्पसंख्यक समाज एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हरीश रावत को रामनगर से टिकट दिया, वहाँ से भाग गए, और लाल कुआं से टिकट दिया, वहाँ से भी भागने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास, कांग्रेस पार्टी के पास आज कोई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कांग्रेस का कहना है कि जनता पार्टी हमेशा एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास करने का काम करती तो हुई है, गैस सिलेंडर के दाम जिस प्रकार आप देखा कि हमारे देश के अंदर कोरोना काल आया, उस कोरोना काल की विपत्तियों को देखते हुए जो हमारे देश का रेवेन्यू था वो काफ़ी हद तक डाउन हुआ है। तो उसको रेवेन्यू को देखते हुए कुछ महंगाई आपको भी लगा है कि 2 साल तक लगातार इस कोरोना काल को हम सब ने झेला है और इस विपत्ति को देखते हुए हमारे देश के अंदर कुछ महंगाई बढ़ी है। लेकिन निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार इस देश के अंदर जिस प्रकार से काबू पाया गया है, तो वो बिल्कुल सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर विकास चाहते हैं, विकास करते हैं। कहना है कि इस बार गैस सिलेंडर 500 से पार नहीं होने देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास विरोधी रही है। 5 साल तक सरकार थी उनकी, उन्होंने क्या किया? 10 साल तक उन्होंने केंद्र में सरकार रही मनमोहन सिंह की, उन्होंने क्या किया? मनमोहन सिंह एक भी जवाब देने के लिए आज तैयार नहीं है। आज प्रदेश के अंदर हरीश रावत बताने को तैयार नहीं है हमारे किसी विधायक के खिलाफ कोई बात हो, कोई महंगाई की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज अली है। कहाँ से आए हैं? मैं डोईवाला देहरादून से आया हूँ। आज बर्फ़ पड़ रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है, कल भी बर्फ़ पड़ रही थी। कैसा लग रहा है आपको लगातार बर्फ़ देखते हुए, जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे आने की। मैं तो आता ही रहता हूँ बट फैमिली का तो थोड़ा ये था कि मुझे हमें लेके चलो, स्नोफॉल देखना है। दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है बर्फ़ देखने के लिए। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को लेके जाऊं और स्नोफॉल का आनंद कराऊं। जी। मेरा नाम नाजिश है। कहाँ से आए हैं आप? हम डोईवाला से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको बर्फ़? पहले आपने देखी है बर्फ़ गिरते हुए कभी? पहले कभी नहीं देखी हमने। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है हमारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठंडा बहुत है, बहुत फिर भी ठंडा है। आप कैसे करके एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ का? बहुत फर्स्ट टाइम है इसलिए फुल एंजॉय, फुल मस्ती। कुदरत का ये नज़ारा बहुत प्यारा है।
कल और परसों 2 दिन लगातार बर्फबारी की वजह से काफ़ी पर्यटक मसूरी आ रहे हैं। हमने एक तो बाटा घाट और धनोल्टी की तरफ जाने वाला मार्ग जो है उसको बंद कर रखा है अभी, क्योंकि आगे बाटा घाट में गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं। बाकी मसूरी तक आने के लिए रास्ता साफ़ है और यहाँ पर्यटक आ भी रहे हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। कल रात ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से कई गाड़ियाँ फंस गई थी, उनको क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। और अतिरिक्त पुलिस बल हमें प्राप्त हुआ है जनपद से, जिनको हमने जेपी बैंड, किंग ग्रेग और अलग अलग स्थानों पर जहाँ जहाँ भी लगाया है। अभी हम मलिंगार और 4 दुकान की तरफ हमने गाड़ियाँ अभी नहीं भेज रहे हैं, वहाँ बंद किया हुआ है। एक मार्गी यातायात की व्यवस्था हमने बाटा घाट और मलिंगार की तरफ से कर रखी है कि जो भी गाड़ी मलिंगार तक जाएगी तो वो बाटा घाट जाएगी, उसके बाद वो देहरादून के लिए आएगी। सर कल पुलिस की व्यवस्था है, अतिरिक्त पुलिस बल मांगा गया है जो मिला है, और क्रेन है हमारे पास। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो हम कोलू खेत और नीचे कुठाल गेट पर गाड़ियाँ रोकेंगे। आराम से जाना भाई, आराम से। उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, चलो। बैठा बैठा फिरोजाबाद जनपद में आपका स्वागत है। एमडीसीआई संगठन का इस चुनाव में क्या रोल रहेगा? देखिए, जहाँ तक एमडीसीआई संगठन का सवाल है, एमडीसीआई संगठन ऐसी कम्युनिटी को लीड करता है जो जातियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में अधिकारों से वंचित हैं, या हम ये कह दें कि ओबीसी क्लास में जिन जातियों को जो है वो मंडल कमीशन के द्वारा जो है 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, उसमें उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिला। कुछ अभिजात वर्गीय अभिजात जातियाँ जो है उस आरक्षण तक आ जाएंगी, और ओबीसी की उन जातियों को ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग अपना लीडर मानते रहे। लेकिन उन्होंने कभी ये भी नहीं बताया कि मंडल कमीशन ने एल.आर. नायक साहब ने 27% रिजर्वेशन को 15 और 12 में की यूनिट में बांट करके लागू करने की बात करी। क्योंकि एल.आर. नायक साहब ने कहा था कि छोटी मछली को बड़ी मछली के साथ रख दिया जाएगा तो बड़ी मछली छोटी का चारा भी खाएगी और मछली को भी खा लेगी। इसलिए इस 27% रिजर्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करके इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें 15% जो है इंटरमीडिएट ओबीसी यानी कि जो अगड़ी पिछड़ी जातियाँ हैं, पिछड़ों में अगड़ी जातियाँ हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, उनको 15% ना दे करके बल्कि उन्हें 12% दिया जाए। और जो डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास है, दलित पिछड़ी जातियों जो गाँव में परंपरागत पेशे और जातियाँ जो आर्टिजन ग्रुप से जुड़ी हुई
जाति और सोशल सर्विस करने वाली जाति है, उनको जो है 15% रिजर्वेशन मिलेगा। 15-12 में डिवाइड करके इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसा नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में खास करके तो समाजवादी की सरकार रही और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही। समाजवादी पार्टी की सरकार ओबीसी की सरकार मानी जाती नहीं, लेकिन इन्होंने समाजवादियों ने कभी ये नहीं बताया कि मोस्ट बैकवर्ड के लिए लाल राय साहब ने 15% रिजर्वेशन की व्यवस्था मंडल। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि ओबीसी और मुस्लिम वोटर उनके खास साथ में है। ये तो दावा तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन समाजवादी जो दावा कर रही है कि ओबीसी हमारे साथ है, ऐसा है नहीं। क्योंकि ओबीसी में केवल जिनको डिफाइन करते हैं ओबीसी, वो तो फॉरवर्ड ओबीसी बन गए हैं। अगर ओबीसी का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करती तो एक ही बिरादरी के 19 से नलतीना बनाती। ऐसे इससे लगता है, साबित होता है कि समाजवादी पार्टी मोस्ट बैकवर्ड क्लास की कभी रहनुमाई नहीं कर सकती, और किया भी नहीं है उन्होंने कभी भी। अभी इनकी पिछली सरकार थी 2012 में। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कल रात्रि में अवैध शराब बनाने वाले एवं उसका निष्कर्षण करने वालों के खिलाफ एक अभियान चल रहा था। इसी दौरान जैतपुर पुलिस द्वारा रामगढ़ बॉर्डर के पास 3 लोग आते हुए दिखाई पड़े, उनको रोका गया। एक अभियुक्त जिसका नाम गुड्डू और संतोष सिंह है, वो मौके से भाग गया और 2 अभियुक्त पकड़े गए। उनके पास से लगभग 100 लीटर स्प्रिट, 10,000 अदद रैपर, 6,000 खोखे और 350 खाली बोतलें बरामद हुई हैं। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और ये रैपर और ये बोतल और स्प्रिट लेकर कहाँ से आ रहे थे, इस संबंध में से पूछताछ की जा रही है और आगे जानकारी करते हुए जो भी अभियुक्त इसके अलावा होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? 201%, 201%। किस तरीके का जनता का आपको समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है आपको? मैं जब गाड़ी में भी मसूरी से के लिए चल रहा था और एक गांव के एक सभा में 1000 लोग से अधिक लोग वहां पर थे और वहां के ग्राम प्रधान जो पूर्व में कांग्रेसी थे, मेरे से कांग्रेस से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने खुले मंच पर चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि हमारे गांव से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि जनता मुझे इतना क्यों प्यार करती है। मैंने कहा था ना कि जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो गणेश जोशी चुनाव नहीं लड़ता, मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, मेरे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती है और ऐसे काम करती है जैसे वो चुनाव लड़ रही हो। मैं देख रहा था फेसबुक पर बर्फ पड़ रही थी, मेरी 2 बहनों की तो पैरों में चप्पल थी और मेरा प्रचार कर रही थी। मैंने फ़ोन किया उनको कि मैंने कहा बेटा ठंडा हो रही है, क्या नहीं भाई साहब, हम तो जो है 30-40 महीने हमारी लगी थी प्रचार करने में। मैं अभी सुवाखोली में देख रहा था, बुरासखंडा में देख रहा था। तो इतना अपना लिए इतना मेहनत तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ जितने मेरे लोग कर रहे हैं। सर, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है आप पे कि आपने जो है उनकी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है सर, उनके द्वारा की गई। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? मैं कांग्रेसियों को चैलेंज करता हूं, मसूरी की पार्किंग के लिए मुझे 20,000 आदमी के साथ घेराव किया है मैंने। जब सत्ता में आप रहते हैं तो सत्ता के दम पर काम होता है, जब विपक्ष में आप रहते हैं तो आंदोलन के संघर्ष के ऊपर काम होता है। अगर ये काम कराया तो मैं अपने दम पर कराया। हमारी छोटी बहन ने तो जाके विजय बहुड़ा वो हरीश रावत उस टाइम थे, जैसे मैंने उसका जियो करवाया वो पहुंच गई, आपने तो गणेश जोशी को हीरो बना दिया, उन्हें रोक दिया। फिर मैंने टेलीफोन से कहा मैंने अगली बार घर घेर दूंगा, मैंने कहा, तब जाके मैंने इसे करवाया। शिलान्यास हुआ, उसमें रोड़े डाल दिए। फिर मैंने कहा आपको मसूरी घुसने नहीं दूंगा, तो मैंने उनसे जोशी शिलान्यास करवाया। जो भी काम किया मैंने संघर्ष के बल पर किया है। कांग्रेस के जमाने में 144 करोड़ की जो पेयजल योजना में लाया हूँ, सेंटर से लेके आया हूँ, अनिल भवन जी के माध्यम से यहाँ पर आई है। तो हॉस्पिटल कांग्रेस के जमाने में शिलान्यास हो गया था, पूरा नहीं हो रहा था, उसका पैसा मैंने रिलीज कराया, मैंने करवाया। आज फसाड लाइट जो यहाँ पर लगी हमने लगवाई है। जो ये कुछ भी कह ले, देखिए इनके कहने से कुछ नहीं होता ना, जनता एक्नॉलेज करती है। आज मेरे मसूरी की जनता ने मुझे आश्वस्त किया है। मुझसे कहने की बार बार मुझसे कहते हैं मसूरी तो आपको आने की जरूरत ही नहीं है, आप नीचे देखो, दूर क्षेत्र में जाओ। सर, बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में इस समय भाजपा का क्या ग्राफ रहेगा, कितने सीटें जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी की इस बार कांग्रेस 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। बस जिस कांग्रेस के मुखिया को अगर मसूरी के बिना कोई बात नहीं हो सकती,
उत्तराखंड स्टेट बनना, उत्तराखंड शहादत की बात हो, उत्तराखंड संघर्ष की बात हो। मेरा ख्याल 1 तारीख को खटीमा हुआ, 2 तारीख को मसूरी हुआ, फिर 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर हुआ, 3 अक्टूबर को देहरादून में करणपुर गोलीकांड हुआ। यादव के शासनकाल में हुए, लेकिन हमको याद रहना चाहिए, हमारी स्मृति को रिवाइव करने की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव की सरकार कांग्रेस के 27 एमएलए विधायकों के कांडों के बाद भी, इस बर्बरता के बाद भी मुलायम सिंह यादव को अपना समर्थन जारी रखे हुए थी। उन्होंने कभी पुनर्विचार नहीं किया। 50 से भी अधिक राज्यों में आजादी के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया है। मुलायम सिंह यादव की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था क्या? लेकिन नहीं, कांग्रेस का रोल जो रहा वो मुलायम सिंह के साथ भाईबंदी निभा के उसकी सरकार को चला के यहाँ दमन का रोल रहा। हम 2022 का चुनाव 6 दिन रह गए, मतदान होना है। हम केवल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 दशक 90, 2000 और अब 2020 3 दशक हो गए। बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करिए। सेंटर में बीजेपी की सरकार रही तो उत्तराखंड बनाया ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में कभी अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण का जिक्र नहीं था। जब उत्तराखंडियों पे अत्याचार हो रहा था, मसूरी गोलीकांड, मुजफ्फरनगर, खटीमा आदि बर्बरता, तो कांग्रेस की सरकार मुलायम सिंह यादव की बरकर सरकार को समर्थन दे रही थी। समर्थन वापस ले सकते थे ना वो, अगर उत्तराखंड के हितैषी होते। इन्होंने ऐसा नहीं किया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहती तो मुलायम सिंह यादव को बर्खास्त कर सकती थी, नहीं किया। तो कांग्रेस का तो रवैया प्रारंभ से उत्तराखंड विरोधी रहा है। जो एमपीजी कॉलेज है बहुत लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहा है। जो हमारे हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो भी सो रहे हैं। हमने उन्हें अभी कुछ समय पहले अभी कॉल किए, वो करते हैं हेलो और काट देते हैं। ये हमारे पास जितने भी आप पीछे मेरे छात्र छात्राएं देख रहे हैं, ये 30 से 35 बच्चे हैं जिनका अभी तक कॉलेज में ना प्रवेश हो पाया है, ना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाए हैं। हेमती नंदन बहुगुणा वालों ने कभी वो उनका मन मर्जी चल रही है, बंद कमरों में वो अपनी नीतियाँ बना रहे हैं। एकदम से एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट लाई, वो लाई, चलो लाई ठीक है, परंतु इनका रिजल्ट तो उन्होंने घोषित नहीं करा। किसी कारणवश इनके ग्रेड कम है, जिस कारण ये 5th सेम में एडमिशन नहीं ले पाए। 4th सेम का इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया है, कह रहे हैं, परंतु अभी तक यहाँ हमारे ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है, जिस कारण इनका भविष्य खराब हो रहा है। इन्हें हमने प्राचार्य से भी बात की है, प्रत्येक माध्यम से हम बात करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इनका केवल एग्जामिनेशन फॉर्म और भविष्य बच सके, साल खराब ना हो, परंतु किसी के सर पर जूं नहीं रह रही है। हमारे जो हेमती नंदन बहुगुणा कुछ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक हैं, वो सोए पड़े हैं। मुझे लग रहा है इलेक्शन में इस समय ज़्यादा जोरों शोरों से उनका काम चल रहा है, तो होश नहीं आ रहा है। परंतु आप देख सकते हैं इनका भविष्य कौन बचाएगा। कॉलेज प्रशासन से बहुत बड़ी आशा रखते हैं, परंतु यहाँ से भी हमें निराशा हो रही है। हम प्रत्येक दिन यहाँ कॉलेज में एकत्रित होते हैं, प्रवेश पत्र लेके आते हैं, जो कि आप सभी इनके हाथ में देख रहे हैं। इनका भविष्य जो इस बार अभी है, हमारे प्राचार्य से हमने बात की है, वो भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निराधार निराशा हमारी कर रहे हैं, हमारी मांग नहीं सुन रहे हैं। तो हम बताइए, आप ही बताइए कि हम क्या करें। नहीं, इनके फॉर्म ही तो जमा नहीं हो रहे हैं। जब 4th सेम का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरवा दिए। 5th सेम के एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, अभी कुछ 1 हफ्ते बाद एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं जो 5th सेम के हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे खड़े हैं, छात्र छात्राएँ खड़े हैं, वो 5th सेम के और 3rd सेम के हैं। जब इनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, प्रवेश नहीं हुआ, तो ये पेपर कैसे देंगे। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी अगर ये शासन के फॉर्म जमा नहीं करते? देखिए, हम चाहते हैं कि पहले तो ये काम हमारा हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए। यदि हमारी मांग नहीं होती तो हम SDM महोदय के पास भी जाएंगे और DM महोदय के पास जाएंगे। क्या पता वो DM या SDM महोदय की बात तो सुने, उन्हें तो दुर्ची ना करें। और हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, हमारे मसूरी के जो SDM है या हमारे जो DM हैं, कि आप हमारी मांगों को सुने। सर, आप हमसे एक बार यहाँ आके MPG कॉलेज में आके ज़रूर मिलें और इन मांगों को थोड़ा विशेष तौर पर लें, ताकि इन सभी का भविष्य बच सके और ये अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर सके। कुछ समस्याएं बच्चों की सेमेस्टर सिस्टम में आ रही हैं, तो इसमें क्या हुआ, हमारे यहाँ जो BSc 1st और 2nd जो सेमेस्टर था, उसका 13 तारीख को रिज़ल्ट आया है, और जबकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 तारीख थी। तो विश्वविद्यालय को इस आशय का हमने एक पत्र लिखा है कि इन बच्चों का रिज़ल्ट देर से खुला है,
और आप जो है इनको परीक्षा फॉर्म का जो पोर्टल है वो खोलने की कृपा करें। तो इसको 2 बार हमने मेल कर दिया है। और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम बीए में आ रही है कि बीए में वो बच्चे जिनके क्रेडिट पूरे नहीं थे वो एडमिशन नहीं ले पाए, और अब हम उन बच्चों का क्या कर रहे हैं, एक कमेटी बना के उनका एडमिशन ले रहे हैं। और वो जो बैक पेपर हैं जब तक वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनके क्रेडिट पूरे नहीं होंगे, तब तक वो थोड़ा सा उनके उसमें परीक्षा परिणाम में दिक्कत है उनके। नहीं, जो 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको अगर अब 5th सेमेस्टर जब उनका आएगा तो 5th और 3rd का जो है एक साथ वो परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के क्रेडिट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो उसको मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो है उनके दिक्कत है, उनका तब तक एडमिशन नहीं किया जा सकता। और हम लगातार जो है विश्वविद्यालय के संपर्क में हैं कि ऐसे बच्चों का रिजल्ट आप यथाशीघ्र खोलने की कृपा करें। इससे 35 बच्चे हैं, कई दूर क्षेत्रों से भी आते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी दिनों से फॉर्म जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमने उनके फॉर्म ले लिए हैं और लगभग 120 की क्लास में से 20-21 बच्चे का मामला है जो बीए में हैं। लेकिन उनसे जो दूसरा मामला बीएससी का है, बीएससी के लिए भी हम उनको एडमिशन तो दे रहे हैं और विश्वविद्यालय को पुनः लिख रहे हैं कि इनको जो है एक मौका दिया जाए। सर, रिजल्ट से संबंधित पहले भी ऐसी काफ़ी बार समस्या आई है। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम में एक तो बच्चा शिक्षक के टच में नहीं है, स्टाफ हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन जो शिक्षक हैं बच्चे जो हैं सिर्फ परीक्षा फॉर्म अपने जो हैं बाहर से भर देते हैं, गलत विषय भर देते हैं। इसकी एक वजह ये भी है। और बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा है कि मुझे सेक कब लेना है, जी कब लेना है, मेरे मेन सब्जेक्ट क्या हैं, वो जो है इसके वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर वो संबंधित शिक्षक से मिले, डायरेक्ट कॉलेज में आए, तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। वेबसाइट का मामला जो आप बता रहे हैं, वेबसाइट खामियाजा जो है बच्चों को नहीं भुगतना चाहिए। वेबसाइट जो है वो यूनिवर्सिटी ने एक निर्धारित तिथि के बाद लॉक कर दी है, उसको खुलवाने का प्रयास है। सर, मैं 5th सेमेस्टर में हूँ। सर, जब हमारा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ तो हम 5th सेमेस्टर में एडमिशन कैसे लेंगे? हमारी यही है कि सर हमारी वेबसाइट नहीं खोल रहे हैं वहाँ से, और हम पर डे यहाँ पे कॉलेज आ रहे हैं। वैसे ही कोरोना की इतनी सारी बीमारियाँ चल रही है, हम पर डे यहाँ पर कॉलेज आ रहे हैं और हमारा कोई भी प्रवेश पत्र यहाँ पर लिया नहीं जा रहा है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हमारी यही वो अपील है कि आप हमारा वहाँ से वेबसाइट खुलवा के, आप लोगों के माध्यम से हमारी वहाँ से वेबसाइट खुले और हम अपना फॉर्म सबमिट कर पाएँ। कुछ हमें कोरोना ने बर्बाद कर दिया है और कुछ हमें यहाँ से एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। हम जैसे तैसे हमने फ़ीस भरी है और उसके बाद भी हमारा यहाँ से एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो हमारी यही है कि आप हमारी अपील वहाँ तक पहुँचाइए और हमारी वेबसाइट खुले और हम यहाँ से सब लोग एडमिशन ले पाएँ। परिवार की नहीं हुई। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? पूर्ण रूप से आश्वस्त है। बहुत अच्छा हमें जन समूह, जन सैलाब और जन समर्थन मिल रहा है और इस बार हमें पूरा हम % बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से हम लोग सरकार बनाने वाले। आप महामंत्री भी हैं, प्रदेश महामंत्री भी हैं, तो इस बारी ऑल ओवर जो है उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा? बहुत अच्छा प्रदर्शन। मैं हरिद्वार की भी प्रभारी रही, मैं पौड़ी की भी प्रभारी रही, तो वहाँ पर भी सभी जगह से खबर आ रहा है और सब जगह हमारा बहुत % बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। मैडम, गणेश जी तो कह चुके 22,000 के बहुमत से जीतेंगे, आप क्या सोचती हैं, आप कितने से विजय होंगे?
हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। जब 10 तारीख को, जब 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा तब वो उनको पता चल जाएगा कि वो कितने मतों से हारने वाले हैं। मसूरी में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो आप लोगों की मांगे, पहले जो रुके हुए हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रुके हुए कार्य, उनको मैं पूरा करूँगी। और जो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लोगों ने बताया, टावर की, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल की है, कन्वेंस की है, और स्कूल के है, सब्जेक्ट की है, तो ये सब हम पूरा उनके मांगानुसार हम पूर्ण करेंगे। ये जहाँ तक चुनाव का सवाल है, पूरे प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उत्तराखंड में भी उसमें एक है। और आज लोगों ने, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया कि कांग्रेस की सरकार को लाना है, क्योंकि जब जब भाजपा आई है तो कहीं विकास कार्य नहीं हुआ, विनाश ही हुआ है, और झूठे जुमलेबाजी की सरकार है और झूठा बोल के ही अपना कार्य चला रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश में, और विशेष करके मसूरी विधानसभा की अगर बात करूं, जो हमारी गोदावरी थावली कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, आज उनको पूरा जन समर्थन मिल रहा है। पूरी विधानसभा में 1,30,000 की हमारी वोटर्स हैं उसमें, और जहां भी जा रहे हैं वहां समर्थन मिल रहा है। मसूरी में भी लोगों ने मन बना लिया है कि हम जो है कांग्रेस को वोट कास्ट करेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। कहीं उनका बयान देखा कि 22,000 जीते, ऐसे घमंड से आदमी बोलता है तो समझ लो कि उतने से ही हारेंगे, मुझे ऐसे लगता है। अब तो धामी जी भी नहीं कह रहे हैं कि मैं 20,000 से जीतूंगा, या कोई और उनके जो प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी, पूर्व मुख्यमंत्री कोई और हैं, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं इतनी बड़ी बात। ये तो घमंड की बात है, ये तो जुमलेबाजों की सरकार। मैंने कहा नहीं है कि हमने बहुत विकास किया मसूरी, मेरे को एक विकास बता दे। पानी की योजना कांग्रेस ने शुरू की थी, टाउन हॉल मनमोहन सिंह मल ने बनाया, घंटाघर मनमोहन सिंह मल ने बनाया, शहीद स्थल हमने बनाया, किंगक्रेक की पार्किंग हमारे हरीश राव तत्कालीन मुख्यमंत्री, आप बोर्ड देख लीजिए, भारत सरकार का पैसा है। ये कहते हैं मैं 20,000 आदमी को ले गया, कहाँ ले गया 20,000? दिल्ली ले गया था 20,000 आदमी को। तो इस तरह की बातें करना और इस तरह के घमंड से बात करना मुझे नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता। एक घोड़ा प्रकरण भी लगातार इस समय चर्चाओं में। देखिए, घोड़ा प्रकरण है, एक जानवर को मारने का उन पर जो एक कानून बनता है, जिस प्रकार हत्या का कानून है, वो कानून लगता है, वही उन पर चल रहा है। और घोड़ा प्रकरण एक बहुत बड़ा प्रकरण हो, जिसमें वो जेल भी गए, और आज वो कह रहे मैं बरी हो गया, वो दोबारा खुल गई, वो उससे भी नहीं बच पाएंगे। किसी चीज़ की हत्या करना, किसी जानवर हो चाहे पुरुष हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस तरह से मसूरी वालों के साथ छल कपट जो उन्होंने 10 साल किया है, 2 टर्म यहाँ के विधायक रहे हैं, वो छल कपट इस समय सामने आ जाएगा, और उसका पूरा सीधा जनता जो है सीधा अर्थ उसके बोर्ड की चोट से देंगे। हमारी जो प्रत्याशी है श्रीमती गोदावरी थापली जी, वो आप सबके बीच आई हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करें, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सब हाथ खड़ा करके ये संकल्प लें। लगभग 10 साल से हम अपने विधायक से विहीन रहे। 2012 से एक ऐसे व्यक्ति को यहां से चुन के भेजा कि जो कि एक बहुत बड़ा जुमलेबाज व्यक्ति, से पहले वार्ड नंबर 1 के सभी मेरी सम्मानित मातृशक्ति, मेरे सभी दोस्तों, इस वार्ड के हमारे बहुत ही सम्मानित सभासद थपलियाल जी और पुनियाल जी भी लगातार 6 महीने से इस वार्ड में विशेष रूप से काम कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और मैं निवेदन करूंगा कि इससे पहले और बोले, मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं सभी लोगों ने मन बना रखा है, और कई लोग शांत हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बोल दिया है कि बिल्कुल आपकी सरकार आ रही है और आपकी जीत सुनिश्चित है। और हमने आज जो पीसी करी, हम लोग नहीं, सामूहिक रूप से हमने पीसी करी। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगना चाह रहे हैं हम विधायक जी से, कि उन्होंने 10 साल में क्या करा, और जो उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, जो जैसे गड्डी खाना है वहाँ पर 4 करोड़ का जो उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम से करा, और जो मयूर होटल के नीचे जो पुश्ते में उन लोगों ने लाइटिंग करके, तो उसमें अगर हमारी सरकार आएगी तो उसकी ज़रूर जांच कराएंगे हम। पूरे हॉस्पिटल बंद करा दिया, उन्होंने किया क्या, तो हम रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगना चाह रहे हैं। 1 टाइम सेटलमेंट का देखिए, उन्होंने इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, सब
किसी को कंपाउंडिंग वाला जो MDDA वाला, तो उन्होंने एक भी किसी को सेटलमेंट नहीं हुआ। और बहुत से हमारे ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो हम उनसे पूछना चाहते, इसीलिए उन्होंने आज तक जो उन्होंने घोषणा पत्र जो उन्होंने जारी करा उसमें सारे काम वो हमारे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया, वही काम उन्होंने अंकित करा, उसमें कोई भी उनका किया गया एक भी नया काम नहीं है। मैडम, आप जो है विधायक बनने के बाद मसूरी के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके के कार्य करेंगे, किस चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, क्या विजन रहेगा आपको? हम लोगों का एक तो जो भी हमारे सरकार द्वारा किए गए कार्य को वो उसका जो रुके हुए जो रोक दिए इन्होंने कार्य उसको पूरा करेंगे। और दूसरी बात, हमारे पर्यटन स्थल जो हैं उसको मसूरी विधानसभा में पर्यटन जो हमारी रेवेन्यू हमारी सरकार को बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे मसूरी विधानसभा में, तो उसको हम उसको विकसित करके उसको रोज़गार का सृजन करेंगे। और हमारे हॉस्पिटल बनकर देंगे, हॉस्पिटल है हमारी जो यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं उन लोगों के विषय में भी, और बहुत से हमारे जैसे हमारे मैनिफेस्टो में भी है जो आशा वर्कर है उनको 1.5 गुना उनकी आय बढ़ा देंगे। और आंगनवाड़ी और उनका भी है, जैसे आज भी लोगों ने समस्या रखी कि अगर आप विधायक बनते हैं तो हमारे विधानसभा में हमारे मानदेय का और EPF प्रोविडेंट फंड और उसका बात रखेंगे। राज्य आंदोलनकारियों ने भी आपको समर्थन दिया है आज, तो कितनी और आपकी ताकत बढ़ेगी इससे राज्य आंदोलनकारियों को आपको समर्थन देगा? देखिए, निसंदेह बहुत हमें मजबूती मिलेगी क्योंकि उत्तराखंड राज्य उन्हीं की बदौलत हम लोग को मिला है। और हमें बहुत उनकी 100 महिलाएं हमारे समर्थन में आई हैं और उन्होंने कहा है हम अब दिन रात आपके लिए काम करेंगे। तो हम बहुत उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। मैडम, इस बारी कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है पिछली बार के, तो इस बारी लगता है कि कहीं ना कहीं इस बारी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। इस बारी लगता भी ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी 10 साल का सूखा जो है समाप्त हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल एकजुट है और बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ। और मेरे वरिष्ठ मेरे दोनों बड़े भाई बहुत ही अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे, कल भी हम लोगों ने कितने जनसभाएं करी, उसमें यही पूरा बता रहे हैं और यही गारंटी ले रहे हैं और यही कर रहे हैं। मैं सिर्फ वोट की अपील कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं, हम लोग बहुत निसंदेह बहुत अच्छा हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। धरातल से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि हम जो 5 साल से हम लोग बिल्कुल कोविड काल में और आपदा आने पर सब हम लोग बिल्कुल हाँ, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं, वो ना वहाँ से रोक देंगे तो ठीक नहीं। और जो मयूर होटल के नीचे पुस्ते के नीचे लाइटिंग कर रखा है 2.5 करोड़ का, उसमें वो करा, तो ये 6.5 करोड़ का अभी सिफोन कोर्ट वाले को बेघर कर दिया उन्होंने खड़े होकर। वो 6.5 करोड़ को विस्थापित करके उनको पूरी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है कि महिलाओं का समर्थन, अधिकांश महिलाओं का समर्थन गोदावरी धात्री जी को है, कांग्रेस को है। और कांग्रेस के प्रत्याशी होने के नाते आज जो महसूस किया हमने कि आज भी भारी बर्फबारी के बाद जो बारिश के बाद भी महिलाओं का ही आज जो है जनसंपर्क में जो है ज़्यादा भागीदारी रही। तो हमें विश्वास है कि ये यहाँ से बहन गोदावरी धात्री अच्छे मतों से जीतेंगी और कांग्रेस का यहाँ परचम लहराएगा। क्योंकि आपका कहना है कि 10 साल से यहाँ सूखा ही नहीं बल्कि वो ऐसी स्थिति बन रखी है कि जनप्रतिनिधि विधायक हमारा जो है अपने सीमित सोच के साथ साथ ही जो है सीमित दायरे में काम करते हैं। और हम समझते हैं कि भाई विधायक का जो कार्य है, विधायक जनता का जनसेवक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगने लगा था कि भाई जनसेवक की भूमिका नहीं बल्कि राजा और महाराजाओं की भूमिका में जो है माननीय विधायक लोग आ गए थे। तो इस तरह की मानसिकता जब आदमी के अंदर आ जाती है, अहंकार आ जाता है, जो ये कहता है कि नहीं मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरा कोई विकल्प नहीं है,
तो हमें ये लगने लगा है कि जनता विकल्प भी देने में देर नहीं करती, अहंकार को दूर करने में भी देर नहीं करती। और ये समझिए जो कहते हैं कि भाई 25 से 30 हज़ार वोटों से हम जो है जीतेंगे, वो जनता समय पर बता देगी कि कितने वोटों का अंतर पड़ता है और कांग्रेस का प्रत्याशी। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद है। आज की डेट में अगर बात किया जाए 10/2/2015 में मैंने अपनी ऑफिस ओपन की थी और आज अगर बात किया जाए 10/2/2022 है। 7 साल का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि एक टाइम था कि हम लोग जब यहाँ पे स्टार्ट किए थे आज से 7 साल पहले, सफलतापूर्वक हमारा टाइम यहाँ पे बीता और सफलतापूर्वक लोगों तक हम लोगों ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई। लोगों तक हम लोगों ने आज डेट में कोविड के टाइम में थर्ड लहर से लेके फर्स्ट लहर तक की अगर बात किया जाए, हम लोगों ने सफलतापूर्वक बहुत सारे एक्टिविटी की। और आज डेट में देखा जाए तो ये 7 साल का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, एक टाइम था कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट थे, जो हमारे यहाँ बच्चे थे, आज डेट में हम लोगों ने जब ऑफिस ओपन की थी एक ही इरादा बनाया था कि हम लोग ईमानदारी के साथ काम करेंगे और ईमानदारी से मार्केट में रहेंगे, ईमानदारी के साथ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और आज डेट में आप सभी का प्यार रहा, जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं आप सभी का प्यार रहा, चाहे वो नेगेटिव लोग हों चाहे वो पॉजिटिव लोग हों, आप सभी का प्यार रहा, जिसकी वजह से मैंने सफलतापूर्वक 7 साल बिताया। और अभी मैंने कसम भी खाया कि पूरी लाइफ सफलतापूर्वक बच्चों के साथ बिताएंगे। जो हमारी कंपनी है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन और एग्रीकल्चर और हेल्थ पे लेके जो काम कर रही है, हम लोग सफलतापूर्वक काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोगों के साथ में नेगेटिव अगर सोच आती है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन आज तक में एक बहुत बड़ा हम लोगों ने अपना रिकॉर्ड बनाया। एक जगहों पे 7 सालों से ऑफिस चल रही है। आज तक में आप लोगों को बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोग सही इंफॉर्मेशन, सही गाइडलाइंस, क्योंकि जो चीज जैसे आप देखेंगे वैसे आपको नजर आएगा। क्योंकि आज डेट में देखा जाए तो आप जिस भी किसी बारे में, किसी संस्था के बारे में आप गलत बोलने से पहले आप जाके आप समझिए। सभी को मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा तथा सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि अपने माँ बाप का नाम, अपना नाम, अपने खानदान का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम सभी लोग बरकरार रखें, बनाएं और नाम करें। बस इतना ही बोल के आप लोगों से यही से बोलना चाहूंगा कि बस आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे और हम लोग ऐसे ही तत्पर आगे बढ़ते रहें, सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें, खुद बढ़े, बच्चों को भी लेके साथ आगे बढ़े, युवा को भी लेके साथ आगे बढ़े। बस इतना ही बोल के क्लोज करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ये 14 फरवरी को होने वाले आम चुनाव विधानसभा उत्तराखंड के, इसके संबंध में हमारे यहाँ एक कंपनी CRPF आई है, जिसके साथ आज लाइब्रेरी से लेकर मलिंगार तक कुल 68 आदमी द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। ये आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया गया है, ताकि शहर में अमन शांति बनी रहे और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा न करे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ मसूरी विधानसभा क्षेत्र में थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत 5 अति संवेदनशील बूथ हैं, जो या तो कस्बे से दूर हैं या फिर उनमें ज़्यादा वोटिंग है। इस तरह से वो अति संवेदनशील है, जहाँ पर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है मतदान के लिए। तो जो 14 तारीख तक की पुलिस व्यवस्था है, हमारे पास एक कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की है और थाना पुलिस है। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दो पैसे का खिला दिया तुमको प्रॉपर्टी अपनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ्री की बात करो, हमारी लड़की अंदर है, हमारी लड़की अंदर करो, जो हमारी लड़की अंदर है, हमारी लड़की अंदर है, हमारी लड़की को बाहर निकालो। हमारी लड़की अंदर है, अंदर है, हमारी लड़की अंदर है, लड़की हमारी अंदर है भाई, हमारी लड़की अंदर है, हमारी लड़की अंदर है, हमारी लड़की अंदर है, हमारी लड़की अंदर है, हमारी लड़की अंदर अंदर बंद मत करो, लड़की बंद मत करो, हमारी लड़कियां बंद मत करो, हमारी लड़कियां अंदर है, हमारी लड़की अंदर है, हमारी लड़की हमारी लड़की को कमरे के अंदर इन लोगों ने बंद कर रखा है। ये देखिए हम यहाँ पे इस समय पे हैं और ये देखिए हमारी लड़की को इन्होंने अंदर बंद करके रखा हुआ है, हमारी लड़की को अंदर बंद कर रखा है, हमारी लड़की कमरे में, हमारी लड़की कमरे के अंदर बंद है, बस हमारी लड़की कमरे के अंदर बंद करके रखी है इन लोगों ने, और रात के टाइम पे आ रखे पी के आ रखे। मेरी प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी में ये मैंने अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के लड़कियां रखी हुई थी जी, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। दो तीन साल पहले से ही मेरी छोटी बहू भी मेरे को धमका रही थी, बड़े बच्चे भी धमका रहे थे कि आपका कोई राइट नहीं है, अब आप बूढ़ी हो गई हूँ, आप सब कुछ हमें दे दो, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए थे। कल रात को 2:30 बजे ये अजय हरी और अमित हरी ने मिलके 15-20 गुंडे बुलाए और उन लड़कियों को साथ बदतमीजी करी, उनको दरवाजे तोड़ के उनके अंदर घुसे, उनसे मिसबिहेव किया, उनके कपड़े वपड़े पा के उनको गाली गलौज दी और मेरे को भी बोला साली चाची तेरे को देख लूँगा तू क्या करती है। मेरे को भी बोला, इसको भी कहा तू फैमिली की ब्लैक शीप है, इसको भी बोला इस लड़कियों को यहाँ से भगाओ। मैम क्या कारण मानते हैं आपकी जो है इतनी मतलब रात को जो है वो बदतमीजी की गई महिलाओं के साथ, मतलब कि कारण क्या मानते हैं, किस विषय को लेकर जो है ये पीछे पड़े हुए हैं? ये प्रॉपर्टी का जबरन कब्जा चाहते हैं। मारपीट की गई आपसे बाउंसरों के साथ? हाँ जी, मारपीट की गई बाउंसरों के साथ और बुरी तरह उनके कपड़े गाली गलौज, वो बेचारी तो लड़कियाँ। आपको जो है वो बाउंसर रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या लगता है आपको आपकी जान का खतरा है? मेरी जान को खतरा है इसलिए मेरे को रखनी पड़ी, प्राइवेट सिक्योरिटी, और मैं 80 साल की हूँ। एक पारिवारिक विवाद है, तो ये सूर फैमिली का है विवाद, इनमें भाइयों में आपस में बंटवारे को लेकर के है। तो इनकी माताजी हैं बुजुर्ग 70-80 साल की, उनके द्वारा अपने लिए सुरक्षा के लिए 4 सुरक्षा गार्ड रखे गए हैं। जो उनके एक बेटा जो दिल्ली में रहता है उसके हिस्से में उन्होंने उनको रुकवाया था, तो उसका इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन था। रात को वो वहाँ घुस गया और उन महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, हाथापाई की गई, गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसके संबंध में थाना मसूरी में सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। उसमें गिरफ्तारी कैसी पुलिस एक्ट के तहत हुई थी क्योंकि वो नामजद नहीं थे, और अब मुकदमा लिखने के बाद जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी वो अमल में लाई जाएगी। हाँ, उन छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। हम ये चाहते कि उसको दोबारा खोला जाए, लोगों को परेशानी हो रही है। अभी ये पिछले साल ये जो मरीज था निशानी, अगर ये अस्पताल होता कोई समय रहते वो बढ़ जाता। सरकार द्वारा ये इकाई के जो बंद किया जा रहा है, ये अस्पताल लग रहा है कि क्यों बंद किया जा रहा है, इसके तय तक पहुँचने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। कदम क्या उठा रहे हैं कि अस्पताल नहीं तो चुनाव नहीं। सर यहाँ पे हमारी जो गरीब जनता है वो परेशान हो रही है हॉस्पिटल को लेके। हमारे ये हॉस्पिटल है, ये बहुत ही सब लोगों के लिए मायने रखता है और बीच बाजार में है। बीच बाजार का हॉस्पिटल कभी बंद नहीं किया जा सकता। तुम हॉस्पिटल बंद करवा रहे हो और जहाँ देखा जाए कि होटल ही होटल खुल रहा है, होटल में एक बंदा नहीं है, आजकल काम धंधा है नहीं है। फिर सर ये बताओ, अभी हमारी जो जनता है, माता बहना परेशान हो रही है, लंढौर बाजार के उस इतनी दूर चल के कैसे जाएंगी, आप खुद बताइए हमें। हम वोट नहीं देंगे, हमारी कोई भी माता बहनें अगर ऐसे करेंगे, कोई भी कुछ कहेगा तो हम ये वोट नहीं देंगे जब तक ये अस्पताल नहीं खुलेगा हमारा। क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? अस्पताल नहीं तो अस्पताल नहीं तो हमारी जनता परेशान है। हाय 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 हाय, हमारी जनता परेशान है। हाय 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 हाय, नहीं तो वोट नहीं, अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, तो वोट नहीं, अस्पताल नहीं तो वोट नहीं।
यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए, आप सबको बताना चाह रहे हैं कि अस्पताल खुश है। घोषणापत्र में उसको सामने करेगा। हम हम NSS की स्वयं सेवियां हैं। हम यहाँ पे जागरूकता रैली निकाल रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतदान नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि वो लोग जागरूक हो और ये देखने के बाद मतदान करने आए। हम चाहते हैं कि वो हमारी वो देख के कि हम लोग कितने उत्साह हैं, हम भी चाहते हैं कि अच्छे नेता वगैरह आए यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी वो देख के करे। लगातार मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की मैंने सेवा की। इतना अपार जनसमूह आज है और विरोधियों को खुद ही खेमे में हलचल पैदा हो गई है। क्या कहना चाहेंगे 10 मार्च को किस तरीके का कमल खिलेगा? भाजपा की सरकार का विकास होगा, देश का विकास होगा। सर, आज जो भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मसूरी आ रहे हैं और किस तरीके का उत्साह है लोगों के अंदर? इस कार्यक्रम में मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। सरकार का जन सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है। मसूरी की जनता ने मन बना लिया है कि मसूरी का व्यक्ति उनका भाई करेगा, उनका बेटा करेगा, जो उनके सुख में दुख में हमेशा उनके साथ रहा है। गणेश जोशी करेगा। देखिए, जोशी जी के प्रति जोश युवाओं में कैसा है। जोशी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, अत्यंत जनप्रिय विधायक है, मंत्री जी है, वरिष्ठ मंत्री है और विशेष रूप में कार्यकर्ताओं के मन में जोशी जी के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, वो अतिवर्णनीय है। He is one of our most respected leaders। इस बार के चुनाव में मसूरी की जोशी जी ऐतिहासिक चुनाव जीत होगा मसूरी में, और वैसे ही पूरे उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% पूर्ण बहुमत सरकार उत्तराखंड में भी। सर, क्या मानते हैं सर कि उत्तराखंड में इस बारी भाजपा कितनी सीटें ले पाएगी? पूर्ण बहुमत सरकार होगी। पिछले बार कितने सीट आए थे उससे ज्यादा सीट इस बार हम। सर, इस बारी 60+ का नारा है, तो क्या यह नारा पूरा हो पाएगा? 60+? 100% पूर्ण हो पाएगा। सर, आपने और कई क्षेत्रों में रैलियां की है, भाजपा के प्रति किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? और आज भी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर में रैली किया, मोदी जी के रैली में लोग कैसे आ रहे हैं, अल्मोड़ा में 2 दिन पहले कैसे मोदी जी के रैली में लोग इकट्ठे हुए थे, ये सब देखते हुए सब लोगों को लगता है कि इस बार का जो फैसला होगा, इस बार का जो रिजल्ट होगा वो ऐतिहासिक होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर उत्तराखंड एंड द बीजेपी। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इन चैनलों के माध्यम से आप उत्तराखंड की जनता को? मैं विशेष रूप में युवा मतदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, 14 फरवरी का जो दिन है वो उत्तराखंड के भविष्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप सब लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आइए। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दीजिए और उत्तराखंड के भविष्य को उज्जवल बनाइए। थैंक यू सर।